नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 15 मई और बहुत कम समय बचा आपके एग्जाम के लिए। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी एग्जाम हो आपका, उसमें आपके एग्जाम में जो है मार्क्स करंट अफेयर से करना कटें, यानी कि आप 100% प्रश्नों को सही करें। यह हमारा लक्ष्य है। आप चाहे पीसी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये करंट अफेयर्स हमारा सभी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपके जो भी हित मित्र होंगे आप लोग जो है उन तक ये वीडियो हमारा पहुंचा सकते हैं। चलिए, बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग करते हैं रिवीजन। यानी कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने वीकली योगा पॉडकास्ट नामक एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे आज के करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट है, भारत के महापंजीयक द्वारा 7 मई 2025 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतक में उल्लेखनीय जो है क्या हुई है, सुधार हुआ है। तो मातृ मृत्यु दर अनुपात 2014-16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019-21 में 93 हो गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 प्रति 1000 जन्मों से घटकर 2021 में 27 जो है प्रति 1000 जन्मों पर आ गई है। तो ये डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, शिशु जो है मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जो है, जन्म मृत्यु दर, ये सब खूब पूछा जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, आप जानते होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में दवाओं के दाम को 30 से 80% तक कम करके नागरिकों को राहत देने की बात कही है। बेमनार झील चर्चाओं में रहा। बेमनार झील का अकाल परियोजना का पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1917 to 1990 के बीच बेमनार झील का जल भंडार क्षेत्र 27% सूख गया है। तो ये सब चीजें थी जो हमने कल पढ़ी थी डिटेल्स में आपको। ठीक है, चलिए, भारत ने 5 से 9 मई 2025 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कल हमने आपको डेटा ही बताया था। और हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की है। यह एक वार्षिक बहु एजेंसी प्रयास है जिसमें भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी जो है शामिल होती हैं। और इस बार इसको जो है क्या किया गया है, और टाइट कर दिया गया है पहलगाम हमले के मद्देनजर। ठीक है, चलिए, आइए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। लेकिन उसके पहले कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। तो यह हो जाएगा 69, यानी कि 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। चलिए, अब पहला पॉइंट है बुद्ध पूर्णिमा। यह चर्चाओं में रहा है। तो चर्चाओं में क्यों? क्योंकि 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतिस्पर्धा की प्रतिभागियों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागार्जुन सागर के प्रतिष्ठित बुद्ध वनम का भ्रमण किया है, इसीलिए चर्चाओं में है ये। ठीक है, और एशिया और महासागरीय क्षेत्र के प्रतिभागियों ने इस प्रतिष्ठित स्थल का देखा। आयोजकों के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य तेलंगाना के समृद्ध इतिहास और विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रतिस्पर्धियों को अवगत कराना है अपने आप में। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह सब चीजें की गई थी। और यहाँ की स्पिरिचुअल जो विरासत है, इसकी आध्यात्मिक विरासत है, इससे उनको पहचान करवाया गया। और बुद्धवनम क्या है? एकीकृत बौद्ध सर्किट का हिस्सा है अपने आप में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बुद्धवनम। ठीक है, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी रूपरेखा गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से परिचय करवाने के लिए तैयार की गई है। बौद्ध विरासत संग्रहालय का दौरा करने के पहले प्रतियोगियों ने जो है क्या किया, बुद्ध चरित वनम का भी भ्रमण किया। बुद्ध वनम में बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है और जातक पार्क में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां भी दर्शाई गई हैं। प्रतिस्पर्धियों ने ध्यान के लिए निर्मित ध्यान वनम और भव्य महास्तूप वाले स्तूप वनम का भी भ्रमण किया। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित कई सारे प्रमुख स्थान हैं। आप यूपी में अगर श्रावस्ती के नाम अगर आप जानते होंगे, जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, बलरामपुर के बगल में है, श्रावस्ती भी जो है महात्मा बुद्ध के कई सारे प्रमुख कार्यों और चीजों के लिए जाना जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो एक महान व्यक्ति थे अपने आप में, और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के व्यापक स्तर पर काम किया। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? नंबर 1, बुद्ध वनम एकीकृत बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। इसकी रूपरेखा गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से परिचय करवाने के लिए तैयार की गई थी। बिल्कुल सही बात है।
72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतिस्पर्धा की प्रतिभागियों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागार्जुन सागर के प्रतिष्ठित बुद्ध वनम का भ्रमण किया। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल, ये चर्चाओं में है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है अपने आप पे और ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको बिल्कुल भी आप लोग क्या करिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश विशेष का जो चैप्टर है अपने आप में, मतलब जो सब्जेक्ट है वो करंट के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो है आपका स्टडी पोर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। ठीक है, तो आप लोग नजर इस पर बढ़िया तरीके से रखिएगा। चलिए, यूपी एग्रीज और, अरे भाई साहब क्या हो जाता है ये, यूपी एग्रीज और एआई पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे विश्व बैंक के साथ मिलकर के शुरू किया। ये पॉइंट आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल है, ये उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर के इसको शुरू किया है, तो आप कहेंगे कि इसको जो है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ में शुरू किया गया है। अब आप कहेंगे सर ये यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा क्या है, तो जो यूपी एग्रीज है ये क्या है, यूपी एग्रीज एग्रीज जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण और किसानों को स्मार्ट समाधान प्रदान करना है। कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। अगर एग्रीकल्चर में ध्यान दीजिएगा, क्या अगर हमने एग्रीकल्चर में अगर जो है डिजिटलाइजेशन को अगर हमने बढ़ावा दिया, निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है क्रांतिकारी कदम माना जाएगा और इससे जो है व्यापक स्तर पर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसानों की और उनकी आय जो है बढ़ेगी अपने आप पे। तो ये आपसे पूछ सकता है कि भाई कृषि में डिजिटलीकरण के प्रमुख जो है फायदों पर चर्चा कीजिए या कृषि में डिजिटलीकरण के फलस्वरूप क्या कुछ फायदा होगा, इस पर चर्चा कीजिए आप। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसकी, यूपी एग्रीज की, तो किसानों को उनके फसल चक्र, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम की जानकारी और बाजार मूल्य जैसी जानकारियां मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बस यही तो डिजिटलीकरण है कि सारी जानकारियां आपको मोबाइल पर एप्लीकेशन के माध्यम, जैसे पहले क्या होता था आकाशवाणी, तो आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित प्रोग्राम आया करता था, DD1 आप लोग जानते होंगे, तो DD1 पर ही प्रोग्राम आया करता था। लेकिन अब क्या, चूंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, ठीक है, उसके पास उस फोन में एप्लीकेशन वो इंस्टॉल कर सकता है, तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से कृषि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां उनको दी जाती हैं। यही क्या है, कृषि का डिजिटलीकरण है। इससे निश्चित तौर पर किसानों को सीधे फायदा मिलेगा और भटकाव की जो स्थिति होती है वो दूर हो जाएगी अपने आप पे। ठीक है, इसके अलावा डेटा ड्रिवन कृषि निर्णय लेने में मदद करता है। ड्रोन, सेंसर्स और एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से खेती की निगरानी संभव बनाता है। तो ये भी अपने पॉइंट क्या है, ये सब क्या है, डिजिटलीकरण का ही तो हिस्सा है अपने आप में। और इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और लागत क्या करना, घटाना है। यानी कि जो पहल है यूपी एग्रीज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा और जो पैसा लगता है खेत में वो क्या हो, कम हो। ठीक है, चलिए अब एआई प्रज्ञा पहल क्या है। एआई प्रज्ञा पहल भारत सरकार के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और मिटी के तहत शुरू की गई है, जिसका समर्थन कई राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। मुख्य उद्देश्य क्या है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जन जागरूकता, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। स्कूली छात्रों, कॉलेज युवाओं और सरकारी अधिकारियों को एआई की मूल बातें सिखाना और इससे एआई फॉर एआईआई मिशन का हिस्सा बना जाता है इसे अपने आप में। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश में इसे स्कूली शिक्षा और प्रशासन में एआई को एकीकृत करने के लिए अपनाया गया है। ठीक है, दोनों पहलुओं के बारे में आप जानिएगा और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी पर शॉर्ट नोट्स पूछ ले आपके। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको एज ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा। और भाई साहब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न खूब पूछा था आपके एग्जाम में, तो आप डिकोड एग्जाम का वीडियो फॉलो कर सकते हैं यूपी स्पेशल का, या फिर आप चाहें तो परीक्षा वाणी की किताब आती है, आप ले लीजिएगा। क्या परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी, ये किताब आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं, यूपी स्पेशल के लिए पढ़ लीजिएगा। या घटना चक्र की बुक भी आती है, क्या घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र की बुक भी आती है मार्केट में, आप इसको भी ले सकते हैं। या डिकोड एग्जाम पर यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स मैं कराता हूं, दिवाकर सर कराते हैं। ठीक है, दिवाकर सर थ्योरी कराते हैं, मैं उसका ऑब्जेक्टिव कराता हूं, आप जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है यूपी स्पेशल के बहुत सारे वीडियो यूपी स्पेशल के पड़े हुए हैं डिकोड पर, तो आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के माध्यम से भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न आपके सामने मिलेगा इस पर, तो अब बताओ कि ये जो अभी पहले अभी स्टार्ट की गई है, इसी के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है,
सही है। ठीक है, ये पहल के बारे में। इसे विश्व बैंक के साथ मिलकर शुरू किया गया। हाँ बिल्कुल शुरू किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है ये। यूपी एग्रीस और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण और किसानों को स्मार्ट समाधान प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो बस सी इज द राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं आपके। ठीक है, चलिए 78वें कॉर्न फिल्म महोत्सव आप जानते होंगे इसके बारे में और परिचित भी होंगे इससे। तो ये जो अभी फ्रांस में जो है आयोजित हो रहा है, 13 मई से फ्रांस में शुरू हो गया है अपने आप में। ठीक है, 12 दिनों का, यानी कि 13 मई से शुरू हुआ, 12 दिनों तक चलेगा, लगातार चलेगा। इस महोत्सव में सैकड़ों मशहूर जो हस्तियां हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां उसमें शामिल हो रही हैं। और इस वर्ष का जो विषय है इसका, इस 78वें कान फिल्म महोत्सव का, वो क्या है? वो है प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन, एक शक्तिशाली दर्शन जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इसके योग्य है। तो ये सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। मेन आपको याद रखना है कि ये कहां पर हो रहा है, किस नंबर का है, यानी कि एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये 13 से लेकर के 12 दिनों तक चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रांस में हो रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग भारत को भी देख लेते हैं, भाई भारत में कहां पर होगा, क्या क्या होगा इसमें। लेकिन उसके पहले 2-3 फैक्ट आपके लिए और हैं। तिथि कब से कब तक होगी? 13 से लेकर 24 मई 2025 के मध्य में होगी। स्थान पायले डेस्क फेस्टिवल एट डेस्क कांग्रेस कॉन फ्रांस में होगा। जूरी अध्यक्ष कौन है? फ्रांसीसी अभिनेत्री जूलियट विनोस, ये नाम याद रखिएगा। होस्ट कौन है? लॉरेंट लॉफटे। उद्घाटन फिल्म कौन सी है? फ्रांसीसी कॉमेडी लिव वन डे। निर्देशक कौन सा है? एमिली वानिन। तो ये उद्घाटन फिल्म भी आप याद रखिएगा। अब सम्मानित हस्ती रॉबर्ट डी नीरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑनरेरी पाल्मे डी और प्रदान किया जाएगा। नोट, इस वर्ष भारत की 4 फिल्में महोत्सव में प्रदर्शित हो रही हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होम बाउंड, जानवी कपूर और ईशान खट्टर अभिनीत, निर्देशक नीरज घायवान, निर्माता करण जौहर। अन्नेर दिन रात्रि, सत्यजीत रे की क्लासिक फिल्म की 4K स्क्रीनिंग जिसमें शर्मिला टैगोर उपस्थित रहेंगी। तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर द्वारा निर्देशित उनकी दूसरी फिल्म है। ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों के द्वारा निर्मित है अपने आप में। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी और समझनी है। ठीक है, चलिए 78वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है? अभी जस्ट हमने आपको बताया, फ्रांस में हो रहा है। बस यही पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका ने ईरान के 3 नागरिकों और ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम SPND से जुड़े एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया अपने आप में। अमेरिका कैसी कंट्री भाई साहब, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब 2 लोग के बीच कोई मतभेद होता है, अमेरिका का जो शौक होता है ये यहां पर उपस्थित हो जाना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको लेटेस्ट बताता हूं। अभी क्या हुआ, अभी मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से जरा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात है, समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप लोग। जैसे अभी, और आपके मन में कई सारा द्वंद्व होगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया और मतलब पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमले पर हर भारतीय दुखी रहा, बहुत परेशान रहा, और हर व्यक्ति के मन में एक भाव यही था कि यार बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात आई कि भाई पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए और उसे, उसके आतंकियों को इसकी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल तो भाई साहब बिल्कुल सही था। भारत ने लेट लगाया, टाइम किया, हालांकि सबका यह था कि भैया आप कब करोगे, हमने एयर स्ट्राइक किया हुआ था। ठीक है, तो दिमाग में था यार करना है, लेकिन लंबा समय लगा, 15 दिन का लगभग समय निकल गया। 15 दिन के बाद सेना ने जो है वहां के 9 आतंकी को जो है क्या किया, आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया। बात थोड़ी बढ़ गई, आगे तक चली गई, मामला बढ़ गया और हम लोग इतने ज्यादा उतावले हो गए कि जहां हम ये सोच रहे थे कि इसका बदला ले लिया जाना चाहिए पाकिस्तान से, वहां पर हमारे मन में एक इच्छा और जागृत हो गई। वो क्या हो गई? POK की, पाक अधिकृत कश्मीर की, POK की। अब पहले हमारा मिशन क्या था कि भैया हम जो है क्या काम करेंगे, हम हमला कर दे आप पाकिस्तान पर, वो हम पर अपना बदला ले लें। हमारा यही था मकसद। हमारे मन में पहले POK नहीं था एक तरीके से। जब बात आगे बढ़ गई, जब हमारी सेनाओं ने वहां के जो है एयर बेसेस को टारगेट कर दिया, वहां पर उड़ा दिया। ठीक है, ब्रह्मोस हमारी चलने लगी, हमारा जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम था वो काम कर रहा था बड़ी तेजी के साथ। ठीक है, सब कुछ बहुत धुआं हो रहा था। हमारे मन में विश्वास आ गया यार इस बार अब तो तोड़ फोड़ दो, अब तो POK को लेके आ जाओ। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, और ट्वीट आने पर जब एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहते हैं कि हमारा भारत पाक के बीच युद्ध हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके 2 दिन बाद जो हमारे बिरले जो राष्ट्रपति हैं आपके, मतलब अमेरिका के बेसिकली, ठीक है, वो कहते हैं कि भैया दोनों देशों को आपसी बातचीत करनी चाहिए।
और आप देखते होंगे थोड़ी देर बाद जो है सहमति बन जाती है और युद्ध विराम रुक जाता है। आप इस पर कहेंगे ये अमेरिका के कहने पर ऐसा हुआ, दरअसल ऐसा नहीं है, ये कहानी कुछ और है, इस पर हम कभी डिस्कस करेंगे अलग से। ये तो मामला एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमने इतना मारा पाकिस्तान को, इतना मारा भाई साहब, इतना मारा कि वहां के डीजीएमओ का फोन आ गया, ए भाई मत मारो, बहुत हो गया, रोक दो। लेकिन चूंकि जो आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अपने आप पे उनको कूदने की आदत है, और अमेरिका के राष्ट्रपति की ही नहीं भाई साहब, अमेरिका हर मामले में टांग अड़ाता है अपना। वो सोचता है आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, मैं जो कहूंगा दुनिया भर वही करेगी। ये अमेरिका की गलती है अपने आप में, ठीक है। दिक्कत यहां पर हो गई कि वो इतना चालाक व्यक्ति है अपने आप में कि उसका ट्वीट आना, लाइव आ जाना प्रधानमंत्री मोदी से पहले, अपने आप को बता दुनिया की हमने सहमति करवाई है, मैंने कि हम सब कुछ हैं। ये उसकी आगे आने की जो होड़ है वो आगे हो गई और हमारी बातें पीछे कहीं दब गई। यानी कि ये विराम दरअसल अमेरिका के कहने पर नहीं लगाया गया, बल्कि वहां के डीजीएमओ का, एक बड़े अधिकारी डीजीएमओ का फोन आया और उसके बाद निर्णय लिया गया कि यार नहीं ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो है युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज तो होती नहीं कि अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मामला वहां से पाकिस्तान की तरफ से आया था कि भाई युद्ध को विराम कर दीजिए, सीजफायर नहीं होना चाहिए अपने आप में। तो पाकिस्तान के कहने पर रोका गया, बजाय कि आप सोचे कि कई बार गुस्सा है लोग, अरे बताओ पीओके नहीं ले पाए यार, इस बार तो ये कर दिया, तीसरा मध्यस्थता करने आ गया, हम चुप हो गए, डर गए क्या। कई लोग इंदिरा जी का जो है फोटो लगा के कंपेरिजन कर रहे हैं। ये सब बेवकूफी वाले हरकतें नहीं कीजिए आप लोग, चीजों को समझने और उसको जो है एनालिटिकल फॉर्म में समझने का प्रयास कीजिए कि क्या पृष्ठभूमि रही है, किस तरीके से किया गया कुछ, ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पर कई सारी बातें हैं, अभी आज मैं नहीं बताऊंगा, कभी बात इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं मेरा अपना खुद का चैनल है, आप सभी लोग जानते होंगे चार्डियाई इसके नाम से। मैं जब युद्ध चल रहा था तो 2 दिन पहले मैंने इस पर युद्ध पर ही, पहलगाम हमले पर ही हमने जो है क्या कहते हैं वीडियो बनाया हुआ था, और वहां पर हमने युद्ध की महत्ता और उसकी खराबी पर हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर लाइव सेशन पढ़ा होगा मेरा, अभी भी पढ़ा होगा, मैंने वहां पर बताया था कि यार कि क्या चीजें सही है क्या चीज गलत है, वही हुई। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं अगर आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग है भाई साहब, पहली बात तो अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन जो कूदा बीच में वो भी नहीं कूदता, कब, जब आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया आपकी तब सुनेगी और ज्यादा, वैसे भारत की सारी दुनिया सुनती है, आपने देखा सभी ने एक राय में जो है भारत का सपोर्ट किया। नो डाउट भारत की बड़ी कूटनीतिक राजनीति जो है जीत थी। क्यों? क्योंकि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया और बहुत जल्द भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में जो है उभरेगा, और यह ताकत भारत की सबसे बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अगर हमें भारत को ताकतवर बनाना है, अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है, सबसे पहला बड़ा काम यह होगा, हमें आर्थिक रूप से इतना मजबूत होना होगा कि दुनिया का हर एक जो है देश हमारे सामने घुटने टेक दे। यह संभव तभी होगा जब हम इकोनॉमिकली क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। किसी भी बड़े आप जो है सैनिक से, नेता से, आप जो है जो भी हमारे बड़े अधिकारी होते हैं कर्नल मेजर टाइप के, उनसे आप बात करिएगा, वो यही कहेंगे अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, डेफिनेटली किसी देश की हिम्मत नहीं होगी हम पर कोई कुछ भी बोल पाए। इसीलिए, और आपने मेरे वीडियो में कई बार कहा होगा कि वर्तमान में सरकार 3 क्षेत्रों पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है। मैंने कई बार कहा है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा सरकार एजुकेशन पर काम कर रही है, हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार हेल्थ पर काम कर रही है, सबसे ज्यादा फंडिंग कहां पर कर रही है, हेल्थ पर कर रही है। हम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से दूर रहें, हमारा बड़ा मोटा पैसा इस हेल्थ में जाता है, बहुत पैसा। इसी के लिए सरकार ने जेनेटिक जो है क्या कहते हैं, ये जेनेरिक मेडिसिन को चलाया। इसीलिए सरकार ने जो है क्या कहते हैं, जो आयुष्मान कार्ड योजना है उसको लगाया। इसीलिए सरकार ने जो हमारे केंद्र होते हैं आयुष्मान वाले, उनको बनाया, और इसी तरीके से कई अन्य पहले सरकार ने हेल्थ में शुरू किया। इसके अलावा सरकार ने डिफेंस सेक्टर में बड़ा फंडिंग की अपने आप में, यानी कि हमारे टैक्स का पैसा जो जाता है वो हथियार खरीदने में, रक्षा उपकरणों को खरीदने में और स्पेस टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने में जाता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि जब भी आप सोचे, देश आर्थिक रूप से तभी मजबूत होगा जब हम जॉब टेकर नहीं, जॉब जो है क्या होंगे, जॉब गिवर क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, जॉब गिवर या जॉब टेकर क्या होंगे? जब हम जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब हम देने वाले बनेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी अपने हौसले को डिगने मत देना, तैयारी करिए गवर्नमेंट जॉब की, अगर लेकिन नहीं लगती है
तो अपना काम शुरू कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान देगा। जरूरी नहीं है कि आप बंदूक लेके सेना पे खड़े हो जाएं सीमा पर, तभी आप काम करेंगे। आप देश के अंदर रह करके देश को बहुत मजबूत बना सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना। हालांकि इस पर हम एक अलग से सेशन ले लेंगे कि किस प्रकार से ये पहलगाम जो हमला हुआ उसके बाद क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, अंतरराष्ट्रीय जगत पर भारत की क्या पृष्ठभूमि बनी, किस किस तरीके से क्या क्या कुछ चीजें हुई। एक हम लोग ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि के साथ में वर्तमान में हम इसको जोड़ेंगे एक बार, ठीक है। चलिए खैर, ये कुछ मोटी बातें हो गई। ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि अगर हम इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग हैं तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। खैर, इस टॉपिक पर हम लोग थे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी अमेरिका ने ईरान के 3 नागरिकों और ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम SPND से जुड़े एक समूह पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये व्यक्ति सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार में शामिल थे, इसीलिए जो है इस पर यह मामला लगाया गया है। उन्होंने ईरान पर यूरेनियम के 60% तक संवर्धन करने तथा परमाणु से जुड़ी सामग्री हासिल करने प्रयासों को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। तो ये अमेरिका आरोप लगाता रहता अपने आप में, ठीक है। चलिए खैर, प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? ईरान को परमाणु हथियार के अनुसंधान करने तथा बम बनाने से रोकना है। अपना तो बना लिया है भाई साहब, अपना तो ताकत दूसरों को रोकता है। बहुत खतरनाक कंट्री भाई साहब अमेरिका की ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती अच्छी है भाई साहब। सही तरह हूं, कहते हैं ना किसी की ना इनकी दुश्मनी अच्छी, जैसे पुलिस के साथ कहता है पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो ठीक उसी प्रकार से अमेरिका है भाई साहब, ना इसकी दोस्ती अच्छी ना इसकी दुश्मनी अच्छी है, ठीक है। और खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हो वहां पर, तब ठीक है, पगला आदमी एकदम से है। चलिए खैर, क्या कहा जाए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के 3 नागरिकों और उस देश के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम NCPND से जुड़े एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है आपका ईरान, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, भारत द्वारा चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भैया किया गया है। खतरनाक है ना अमेरिका, उसी पर जवाबी टैरिफ। भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को सूचित किया है कि देश ने चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अमेरिका से सुरक्षा शुल्क के रूप में भारतीय स्टील और एल्युमिनियम निर्यात पर लगाए गए शुल्कों का मुकाबला किया जा सके। अब देखो एक एग्जांपल और इसी बात पे आगे टैरिफ पे एक बात याद आ गई। आप जानते होंगे हाल ही में चिढ़ की वजह से जो है अमेरिका ने जो है चाइना पर 100% का टैरिफ लगाया, याद होगा आपको, ठीक है। बदले में चाइना ने भी लगा दिया, ठीक बात है। लेकिन अमेरिका जानता है ताकत क्या है चीन की। बहुत बड़ी इकोनॉमी है भाई साहब चाइना अपने आप पे, ठीक है। छोटा मोटा देश नहीं है चाइना डिफेंस सेक्टर में मजबूत है, चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है अपने आप पे चाइना, ठीक है। तो चाइना इतना मजबूत है, और चूंकि ट्रंप साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अपने आप व्यापारी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, अमेरिका ने फिर क्या किया, उस टैरिफ को घटा दिया। और जब अमेरिका ने घटाया तो फिर चीन ने भी एकदम से माइनस कर दिया। ये किस लिए हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के इकोनॉमी के स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा हुआ। इसीलिए हमें भी ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही करना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, राइट। तो ये फोकस कीजिएगा आप लोग। चलिए, भारत का कहना है कि अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1994 और एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड के अनुरूप नहीं है, यानी कि जो अमेरिका ने कदम उठाया है ये इस नियमों के अनुकूल नहीं है, इसलिए मामला गड़बड़ चल रहा है। अब जानते हैं व्यापारी आदमी है ट्रंप साहब, तो कुछ ना कुछ तो खेल खेलते रहते हैं, क्या कीजिएगा। ये जब तक रहेंगे भाई साहब ये अमेरिका के राष्ट्रपति, तब तक कुछ ना कुछ कांड करते रहेंगे अपने आप में, ठीक है। पूर्व काल में भी ऐसा उन्होंने किया था कुछ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया है कि देश ने चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, ठीक बात है। भारत का कहना है कि अमेरिका द्वारा उठाए गए जो कदम है वो जो नियम लिखे हैं इन नियमों के अनुरूप नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही एग्जैक्ट सही है, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है अपने आप में, ठीक है। चलिए, आयुर्वेद दिवस भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाल में क्या किया है सरकार ने, हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का फैसला अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लिया है। आप जानते होंगे वर्तमान में आयुर्वेद का सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आयुर्वेद एक ऐसा जो है अपने आप में चीज है कि जो आपके डिजीज को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जो आप एलोपैथी मेडिसिन यूज करते हैं उससे डिजीज कभी परमानेंटली नहीं जो है वो होती हैं, खत्म होती हैं, वो बाद में फिर से हो जाती है। लेकिन
आयुर्वेद से अगर आप इलाज करते हैं तो अगर एक बार डिजीज खत्म हो गई तो दोबारा नहीं उत्पन्न होती है। यह आयुर्वेद की खास बात है अपने आप में, ठीक है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह बदलाव 27 मार्च 2025 को जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। पहले यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था। क्या? आयुर्वेद दिवस पहले धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार बदलता रहता है और अक्टूबर या नवंबर में आता है। इस वजह से हर वर्ष आयुर्वेद दिवस की तारीख निश्चित नहीं होती थी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करने में परेशानी होती थी, क्योंकि भैया जो धनतेरस तो बदलती रहती है अपने आप में, तो दिक्कत होती थी आयोजन को करने में। इस समस्या के समाधान के लिए आयुष मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी, जिसने 4 संभावित तारीखों का सुझाव दिया था और इनमें से 23 सितंबर को अंतिम रूप दिया गया अपने आप में। और 23 सितंबर और 21 जून, मैंने एक दिन बताया था आपको 21 जून, और मैंने कहा था कि आप लोग मुझे बताइएगा कि 21 जून की तिथि जो है क्यों निर्धारित की गई है योग के लिए, याद है? तो अब ठीक उसी प्रकार से जो है 23 सितंबर की डेट जो है निर्धारित की गई है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो पक्का पता होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना, यानी कि इसके पीछे का क्या रीजन क्या है कि 23 सितंबर की डेट जो है मानी गई। अगर आप जानते हैं तो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 23 सितंबर की ही डेट आयुर्वेद दिवस के लिए क्यों रखी गई है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अपने आप में, बताइएगा मुझे। चलिए खैर आगे बता देते हैं हम लोग। यह तारीख यानी कि जो 23 सितंबर की तारीख है, यह तारीख शरद विषुव, ठीक है, क्या शरद विषुव के साथ मेल खाती है। यह वह दिन होता है जब दिन और रात लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं अपने आप पे, ठीक। और आगे, यह संतुलन आयुर्वेद के मूल सिद्धांत से मेल खाता है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर आधारित है। कितनी साइंटिफिक बात है अपने आप में। इस खगोलीय घटना को प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है और यही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य भी है, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद को फॉलो करता है तो समझ लीजिए नेचर को फॉलो करेगा अपने आप में, वो व्यक्ति लंबे समय तक जिएगा, दीर्घायु होगा, वो शतायु जी होगा अपने आप में। और नॉनवेज खाओगे आप गपर गपर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज्ञान बताने वाले आ जाएंगे, अरे आजकल के तो डॉक्टर भी ऐसे ज्ञानी हो गए हैं, कहेंगे ये खाओ वो खाओ। भाई साहब, हमारी बॉडी, हालांकि आप खाते हैं, इट्स योर पर्सनल मैटर, बट अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आप, अगर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट आप सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि नॉनवेज खाना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो नॉनवेज के लिए नहीं बनाए गए हैं, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारा कोई क्या कहते हैं वक्कल कैविटी हो, कोई भी हमारे इनर ऑर्गन्स जो है हमारे, या हमारे बॉडी में जो भी हमारे क्या कहते हैं हार्मोन्स या जो भी केमिकल्स जो भी रिलीज होते हैं, वो इन नॉन वेज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनके लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। इस बात को डॉक्टर पता नहीं क्या एमबीबीएस पढ़ के लोग बन जाते हैं, पता नहीं क्या ज्ञान होता है और क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि वो इतनी इस बात को, बेसिक चीज को नहीं समझ पाते कि इससे कितनी सारी नुकसान, कितना ज्यादा जो है हमारी बॉडी को जो है क्या कहते हैं नुकसान होता है। जैसा खान वैसा पीन, जैसा खान पीन वैसा हमारा व्यवहार, एक तो वैसी बात कही जाती है, दूसरा ये हमारी बॉडी के लिए नहीं है, नहीं बने हैं। तो आज कल बहुत बड़ी बीमारियों का रीजन भी क्या है, नॉनवेज है। नहीं खाना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, हालांकि इस पर आप मुझसे पर्सनली डिबेट कर सकते हैं, नो डाउट, बट फिलहाल के लिए आप खाते हैं, आपके अपना व्यक्तिगत, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपकी अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं ये, लेकिन नहीं खाना चाहिए। मैं एज ए टीचर, मैं एज ए फ्रेंड आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। और वैसे भी आप देखिएगा, एक आपकी फिंगर है, अगर इस पर हल्का सा कट लग जाता है तो आप इतना पेन फील होता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप एकदम से पगला जाते हैं, यार एक्सीडेंट हो गया, सब लोग घर परिवार वाले एकदम से बिल्कुल हॉस्पिटल में भर जाएंगे एकदम से, भैया को चोट लग गई, बहनी को चोट लग गई, दीदी को चोट लग गई। आप सोचिए उस निरीह जानवर को जब आप मारते हैं, उसको कट करते हैं, उस जानवर पर क्या बीतती होगी। आप ये कल्पना करके एक बार आंखें बंद करके सोचिए और फिर आप मुझे बताइएगा कि आप अपने टेस्ट के लिए किसी के जीवन को अब जो है आप ले लेते हैं। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इसको, ठीक है। और आयुर्वेद को अगर फॉलो करते हैं, भाई नेचर ने आपको हर जो है क्या कहते हैं मौसम में आपको मौसमी फल दिए हैं, मौसमी सब्जियां दी हैं, जो जिस क्या कहते हैं मौसम में जो फल जो सब्जी होनी चाहिए वही आपको दी गई हैं। गर्मियों में खीरा, ककड़ी और जो है तरबूज, खरबूज दिए गए हैं। ठंडियों में आपको हरी सब्जियां दी गई हैं, गर्मियों में आपको इस प्रकार की सब्जियां दी गई हैं। सब कुछ प्रकृति के अनुरूप ही आपको दिया गया है और आप उसको ना खा के जो अनर्गल चीजें खाते हैं। योग प्राणायाम करिए, अपने को क्या कहते हैं शुद्ध रखिए, फिर आप देखिए 100 साल से अगर आप ऊपर नहीं जीते हैं तो फिर कहिएगा। लेकिन पिज्जा बर्गर खाइएगा, नॉनवेज खाइएगा, बकरा बकरी खाइएगा, कहां से रहेगा जीवन भाई साहब। किसी को एक तो उसकी वैसे हाई लगती होगी आपके ऊपर, तो कहां जिएगा। उसको मार देंगे तो आप लंबा जिएंगे क्या, नहीं जिएंगे भाई साहब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खैर
मत खाइएगा, ठीक है, नुकसान करता है भाई साहब, क्या करें। देश में ऐसे लोगों ने इसको बढ़ावा दे दिया है कि इससे बड़ा दिक्कत हो गई है, क्या कीजिएगा। चलिए खैर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं खाते हैं आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। पहले बाद में हमको कहो यार हृदय सर तो ऐसा करते हैं। देखो मेरा काम क्या है, सही जानकारी आपको देना और सही चीजों से परिचित कराना। मानना या ना मानना ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है। मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो ठीक है, खाता रहिए, क्या दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम है, मुझे क्या इससे। जब बीमारी हो जाएगी तब समझ में आएगा यार सही कह रहे थे सर, है नहीं। चलिए अच्छा, शरद विषुव क्या है, तो शरद विषुव यह खगोलीय घटना है जब दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। यह हर वर्ष लगभग 22 या 23 सितंबर को होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों झुकी हुई धुरी के साथ घूमती है। इस झुकाव के कारण साल भर दिन और रात की लंबाई बदलती रहती है, आप जानते होंगे जो परिक्रमण होता है, ठीक है। लेकिन शरद विषुव पर सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होता है अपने आप में, है ना, जानते होंगे आप। दिन और रात की अवधि लगभग 12 घंटे की होती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी और दिन छोटे होने लगते हैं। यह घटना शरद ऋतु की शुरुआत का संकेत होती है, शरद विषुव में जो होती है। बसंत विषुव में क्या होता है, बसंत विषुव जो है मार्च में आता है, जब दिन रात फिर बराबर होते हैं और गर्मियों की ओर बढ़ने लगते हैं अपने आप में। तो ये सब बात जानते होंगे आप, ये ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे आपने, है ना, खगोलीय। आपने एक ऐसा फिगर बनाया होगा आपने उसमें ज्योग्राफी के मैप में, है ना, यहाँ पर आपने जो है क्या कहते हैं ऐसे सूर्य बनाया होगा, फिर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से इसका देखा होगा आपने स्ट्रक्चर, यहाँ पर जाता पृथ्वी, यहाँ फिर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 22 दिसंबर 21 जून, ये सब डेट आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, है ना। तो बस वही चीज है, इस फिगर को अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कब आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है, कब, 23 सितंबर को, यानी कि डी इज द राइट आंसर, 23 सितंबर। चलिए, देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश भैया कौन बनेंगे, जस्टिस BR गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह इस पद तक पहुंचने वाले पहले बौद्ध न्यायाधीश होंगे अपने आप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी, या मतलब दिला दिया उन्होंने, तब तो हो भी गया, शपथ दिलाया शपथ, ठीक है, हो गया, ठीक है। वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है अब समाप्त हो रहा है, हो चुका, मतलब समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कानून और न्याय मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वे इस समय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं अपने आप में, ठीक है, इसीलिए ये पद पर हैं। अब बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से। तो जस्टिस BR गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, बिल्कुल सही बात है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक बात और, आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यहां से खूब सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और बाकी चीजें जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज जो है क्या करिएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जो भी आप जो सिविल कोर्ट होते हैं, जो अदालतें होती हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, वीर रथ पार्क अभी चर्चाओं में है। तो वीर रथ पार्क का संग्रहालय एक प्रस्तावित स्मारक स्थल है, जिसे उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 145 में नलगढ़ा गांव में विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का उद्देश्य क्या है, इस पार्क का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीद और क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना है। इसीलिए जो है क्या नाम रखा है, वीर रथ पार्क इसका नाम रखा गया है। विशेषताएं क्या है, स्थान इसका क्या है, ग्रेटर नोएडा, मैंने अभी बता ही दिया आपको कहां पर है ये, ठीक है। दूसरा, इस पार्क को लगभग 22 एकड़ क्षेत्र में 42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। संग्रहालय और मूर्तियां, पार्क में एक संग्रहालय होगा जिसमें पत्थर की मूर्तियां और सूचनात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित 32 शहीदों की विरासत को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। अन्य आकर्षण, पार्क में स्वतंत्रता युग के युद्धकालीन टैंक और लड़ाकू जेट के प्रतीकात्मक प्रदर्शन, लेजर शो, ओपन एयर थिएटर, बच्चों के लिए खेल का मैदान और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी यहां पर क्या होंगी, शामिल होंगी। तो बड़ा जो है अच्छा ये काम किया जा रहा है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में आप जानते होंगे, अपने में बड़ी कम उम्र में जो है भारत माता की सेवा में जो है इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जिस उम्र में आपको पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस उम्र में उससे भी कम उम्र में जो है इनको फांसी दे दी गई और अपने देश के नाम न्यौछावर हो गए, है ना। मेरा रंग दे बसंती चोला जब आप सुनते होंगे सॉन्ग, तो आपका रंग, आपके आंतरिक जो एनर्जी होगी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है आप जानते होंगे। जिस समय देश को आजादी मिलनी चाहिए थी, उस समय इन क्रांतिकारियों ने आपके देश के लिए, समाज के लिए, आज आप अगर इतनी स्वतंत्रता के साथ घूम रहे हैं
तो इन महान क्रांतिकारियों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। हमेशा नतमस्तक हमारे इन क्रांतिकारियों के लिए होना चाहिए, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां का नाम जानते होंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां एक थाली में खाना खाते थे, आप जानते होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। बावजूद इसके जबरदस्त प्यार मोहब्बत था, देश की आज़ादी के लिए जो है इन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का नाम आप जानते होंगे, ठीक है, लाहिड़ी जी का नाम जानते होंगे, आज़ाद जी का नाम जानते होंगे। सभी लोगों ने बहुत काम किया। हालांकि देश का दुर्भाग्य रहा है कि इन महान क्रांतिकारियों को हमारी किताबों में जो है आतंकवादी क्रांतिकारी की संज्ञा दी गई थी। ये देश के दुर्भावना है। और बड़ी फेमस किताब है जिसमें जो यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं उस किताब को। जब मैंने पहली बार जब मैं तैयारी करने शुरू किया तो उस किताब को जब मैंने पहले फ्रंट पे खोजा, मतलब जब मैं ओपन किया उस पेज को, तो जब मैंने इनके नाम के पहले क्रांतिकारी आतंकवादी नाम सुना तो मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने कहा यार ये हम पढ़ क्या रहे हैं आखिर। आपको पता नहीं होगा, जिस दिन मैंने पहली क्लास की हिस्ट्री की, एक बड़ी कोचिंग है इलाहाबाद में, मैंने पहले वहां पर कोचिंग स्टार्ट किया था, बाद में हालांकि मैं दिल्ली चला गया, तो वहां पर हिस्ट्री टीचर थे, नाम मैं नहीं लूंगा, अच्छे टीचर हैं वो। तो उन्होंने चीजें गलत पढ़ाई, मतलब पढ़ाई क्या, जो लिखा उन्होंने पढ़ाया। हमारी उनसे बहस हो गई कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर जो किताब में लिखा है आप उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, एग्जाम में किताब में लिखी ही बातें पूछी जाएंगी, आप वही बता रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि इसकी जो रियल हिस्ट्री है भाई साहब वो भी तो बता दो, कि जो किताब में गलत लिखा है क्या आप वही पढ़ाओगे। एक शिक्षक का संबंध सिर्फ परीक्षाएं पास कराना होता है क्या? नहीं, एक शिक्षक का मतलब यह होता है कि जो गलत लिखा है इतिहास किताबों में उसको सही करवाना, कि भाई देखो कमर्शियल में तो यही आएगा आपके, आप बदल तो सकते नहीं, लेकिन इसके पीछे का सही इतिहास यह है, यह भी आपको जानना चाहिए। तो हालांकि बाद में उन्होंने बहुत माने, मुझे प्यार मोहब्बत किया उन्होंने, लेकिन बात वही है ना, शिक्षक का संबंध क्या है आपके साथ, सही जानकारी को देना। आप अपने इतिहास के साथ जितना सही रूप में जानेंगे, आप अपने विकास, अपने देश के विकास में आप उतना ही योगदान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें इस पार्क में की जाएंगी। चलिए, ऐतिहासिक महत्व तो इसका है, ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं, क्योंकि यह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के कर्नल सिंह की स्थली रहा है, जहां उन्होंने ब्रिटिश सेना पर हमला करने की रणनीति तैयार की थी अपने आप में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। ये जो गांव है आपका, ये इसी गांव में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, वीर रथ पार्क और संग्रहालय एक प्रस्तावित स्मारक स्थल है जिसे उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 145 में नलगढ़ा गांव में विकसित किया जा रहा है, ठीक बात है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये एक पॉइंट अलग से मैंने इसमें जो है मेंशन कर दिया है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन इसमें सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, तो बस ये हो गया हमारा का वीडियो। अब आप बताइए, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है कौन सा है? सहारा, गोबी या थार या कालाहारी? बताइएगा कमेंट करके आप लोग प्लीज, ठीक है। अब ये पीसेस का जो है एडवर्टाइजमेंट है, ये डेली में बताता हूं, तो आज मैं नहीं बता रहा हूं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है एक्चुअली में, और इसको लेने के बाद किसी किताब वगैरह को पढ़ने की आपको आवश्यकता बाहर से नहीं रहेगी, आप आराम से इसको करिए। प्री प्लस मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाएगा, और 18 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें फीस भी हम वापस कर देंगे अगर आप कोर्स लेंगे, और अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपका फीस भी वापस कर दिया जाएगा। इसमें एक बढ़िया अच्छी बात है अपने यहाँ पे। इसमें सीसेट वगैरह भी कराया जाएगा, हिंदी, निबंध सब कुछ कराया जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। इसके लिए आप जो है दिए गए नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, 8604409201। इस पर आप जो है पीसीएस 2025 लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और अब जो है ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, काफी टाइम हो गया, तो आप लोग बाकी पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा
अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।